साहित्य दर्पण विश्वनाथ कृत का आगे देखिए 15 नंबर के श्लोक से जो डिस्प्ले में बताया जा रहा है उसको निकाल लीजिए। लक्षणा मूला माँ। अब यहाँ पर लक्षणा मूला नामक व्यंजना को बताया जा रहा है। देखिए श्लोक में लिखा है लक्षणोपास्यते यस्य, लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा यस्य द्वयव्यंजना लक्षणाश्रया। अमिधा मूला व्यंजना का वर्णन हो चुका है, पीछे में बताया जा चुका है मिधा मूला व्यंजना के बारे में। अब कंटिन्यूएशन में लक्षणा मूला व्यंजना को यहाँ पर बताया जा रहा है। अमिधा मूला व्यंजना को बताने के बाद में लक्षणा मूला व्यंजना को बताया जा रहा है। यह शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत आता है। लक्षणोपास्यते यस्य लिखा गया श्लोक में देखिए, लक्षणोपास्यते यस्य, यस्य जिसके लिए, लक्षणोपास्यते लक्षण किया जाता है, कृते जिसके लिए लक्षण किया जाता है, जिसके लिए लक्षण किया जाता है, ततु प्रयोजनम, प्रयोजन जिसका कार्य है, ततु प्रयोजनम प्रयोजन जिसका कार्य है, यया प्रत्यायते सा इस व्यंजना लक्षणाशया, इस व्यंजना लक्षणाशया वही उसका आश्रय है। ठीक है, वही उसका आश्रय है। अर्थात लक्षणा जिसके लिए किया जाता है, लक्षणा जिसके लिए किया जाता है वह प्रयोजन जिस व्यक्ति से प्रतीत होता है, लक्षणा जिसके लिए किया जाता है वह प्रयोजन जिस व्यक्ति से प्रतीत होता है, जिस व्यक्ति या कार्य से प्रतीत होता है उसको क्या कहा जाता है? लक्षणा कहा जाता है। आगे देखेंगे, पेज को पलटाएंगे तो गंगायाम घोषा, उदाहरण बताया गया उसका, ये गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा इत्यादो जलमय आर्थ बोधनादि विभयाम तथार्थ बोध न अच्छ लक्षणायाम विरतान्यया शीतत्व पावनत्वत्यात् आदिशयादि बोध्यते सा लक्षणा मूला व्यंजना। 15 नंबर के जो श्लोक में बताया गया वह लक्षण है कि लक्षणा मूला व्यंजना किसको कहा जाता है। अब उसका लक्षणा मूला व्यंजना का उदाहरण क्या बताया गया है? गंगायाम घोषा। कई जगह पढ़ चुके हो इस उदाहरण को, पहला सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हो, इसका व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग जानते हो इसका तात्पर्य। अब अमिधा के द्वारा गंगायाम घोषा कर दिए तो किसका बोध होता है? जल में इत्यादि का अर्थ बोधन हो गया अमिधा के द्वारा। गंगायाम घोषा कर दिए तो अमिधा के द्वारा जलमय आदि का बोधन हो गया। अब अमिधा के द्वारा जलमय आदि अर्थ का बोधन करने के बाद निमित्त हो गया, अर्थात कि वह हट गया, परे हो गया। उसके पश्चात लक्षणा के द्वारा तठ आदि अर्थ का बोधन होता है।
गंगायाम होसा में अमिधा के बाद लक्षणा में तट आदि अर्थ का बोधन होता है। लक्षणा का भी निमित्त हो जाने पर, परे हो जाने पर किसका बोधन होता है? शीतत्व पावनत्वात् आतिशय आदि बोध्यते लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए बता रहा हूँ, कहाँ ये पेन, ये इसका बोध होता है कंटिन्यूएशन में। अमिधा का बोध हुआ, अमिधा का कैसे बोध हुआ? ये जो जल इत्यादि है उसका, तट इत्यादि का बोध कैसे होता है? इस वाक्य से, दक्षिणा के द्वारा। इन दोनों के विरतयाम, विरत हो जाने के बाद, परे हो जाने के बाद, शीतत्व पावनत्वात्, शीतलता पावन आदि का बोध होता है। गंगायाम होसा कर दिए तो जल प्रवाह को बता दिया गया, किसके द्वारा? अमिधा के द्वारा। लक्षणा निकालेंगे तो तट को बता दिया गया, और जो उसका जल शीतत्व है, पावन है, पवित्र है, इसके बारे में बोध किससे होता है? बोध होता है ना, वह क्या है? लक्षणा मूला व्यंजना है। शीतलत्व पावनत्व का जो बोध कराता है वह लक्षणा मूला व्यंजना कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसको लक्षणा मूला व्यंजना का उदाहरण बताया गया है। आगे लिखा गया है, एव शाब्दी व्यंजना मुक्त्वा आर्थी माह। शाब्दी व्यंजना का प्रतिपादन कर चुकने के बाद अब आर्थी व्यंजना को कहते हैं। ये लक्षणा मूला व्यंजना बताया गया, लक्षणा मूला व्यंजना बताया गया, और अमिधा मूला व्यंजना बताया गया। यह शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत आता है। 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। यह किसके अंतर्गत आता है? आर्थी व्यंजना के अंतर्गत आता है। अब आर्थी व्यंजना का निरूपण कर चुकने के पश्चात क्या किया जा रहा है? आर्थी शाब्दी व्यंजना का निरूपण, हाँ, शाब्दी व्यंजना में आता है। शाब्दी व्यंजना का निरूपण करने के पश्चात आर्थी व्यंजना को बताया जा रहा है। तो आर्थी व्यंजना किस में होता है? इस 16 नंबर के लिखा गया है श्लोक आर्थी व्यंजना के बारे में। क्या लिखा गया है? देखिए, वक्तु बोद्धव्य वाक्या नामा अन्य सन्निधि वाच्यायो प्रस्ताव देश काला नाम काको चेष्ट आदि दिकस्त च वैशिष्टाद अन्य मत्या बुध्यत्येषा अर्थ संभवा। वक्तु, वक्ता, काव्य प्रकाश भी पढ़े हैं, मिलता जुलता है लेकिन अंतर रहता है। तो यहाँ पर वक्ता हो गया, वाक्य हो गया, प्रस्ताव, देश, काल रहता है। वहाँ पर क्या रहता है? आर्थी व्यंजना रहता है। वहाँ पर आर्थी व्यंजना रहता है। वक्तु, पहला 16 नंबर का जो श्लोक है, पहला वर्ड क्या लिखा है? वक्तु। वक्तु के रूप में उदाहरण दिया जा रहा है। नीचे में लिखा गया है, देखिए, तत्र वक्तु वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ठ यथा मम। अब यहाँ पर उदाहरण उसका बताया जा रहा है। देखिए, उदाहरण में लिखा गया है, कालो मधुकूपित एस च पुष्पंधवा धीरा वहंती रति देहरा समीरा केलीवनीमपि। केलीवनीयमपि वंजुल कुंज मुंज दूरे पति कथम किम करणीयम। कोई नायिका है, कोई नायिका है, अपने सखी से कह रही है, कोई नायिका अपने सखी से कह रही है, कालो मधु
मधु जिस समय पराग लेता है उसका समय है, अर्थात कि वसंत ऋतु का समय है। कालो मधु कुपित कुपित एस च, कामदेव कुपित है। पुष्प धनवा, हवा चल रहा है, पुष्पों के गंध से युक्त हवा चल रहा है। हाँ, धीरा वहंती रति खेद हरा समीरा। कैसे हवा चल रहा है, मतलब कि गंभीर हवा। धीरा वहंती रति खेद हरा समीरा, रति को बढ़ाने वाला हवा चल रहा है। वसंत ऋतु का रति कीड़ा है, उसको बढ़ाने वाला हवा चल रहा है। और क्या हो रहा है, मतलब कि केली वनीयमपि वंजल कुंज मंजू। कुंज है, कुंज मंजू, कुंज है। हाँ, कुंज मतलब कि जो उद्यान है, छोटा सा यह कीड़ावन है। उद्यान है जहाँ पर हम हैं, वह छोटा सा क्या है, कीड़ावन है, उद्यान है। दूरे पति, पति दूर देश में है, पति दूर देश में है, बाहर गया है व्यापार के लिए। कथम किम करणीयम मध्य, हे सखी अब क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। यहाँ जो उद्यान है, कामदेव कुपित है, रति को बढ़ाने वाला हवा चल रहा है, पति दूर देश में है, तो सखी अब करना क्या चाहिए, इसको बताओ, ऐसा कहा जा रहा है। इस पद्य में क्या बताया गया है, क्या व्यंजन निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, आर्थी व्यंजन पढ़ रहे हैं। क्या अर्थ निकल रहा है कि कोई कामुक हो, कि कोई कामुक हो जो रति पीड़ा को दूर कर सके, उसको क्या करो सखी, शीघ्र इस स्थान पर भेजो। जो कामुक है, जो रति पीड़ा को दूर कर सकता है, उसको शीघ्र इस स्थान पर भेज दो। नायिका अपनी सखी से इस प्रकार से, मतलब कि क्या है, व्यंजना के रूप में कह रही है, वक्ता के रूप में कह रही है, वक्त्री के रूप में कह रही है स्वयं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर इस वाक्य में प्रस्ताव है। वाक्य प्रस्ताव देश और काल की विशेषता से व्यक्त कर रही है। वाक्य प्रस्ताव देश और काल की विशेषता से व्यक्त कर रही है, उसी को लिखा है यहाँ पर। अत्रेव देश प्रति शीघ्रम प्रच्छन्न कामुक इस्तया प्रेषमिति सखी प्रति कयाचित व्यंजते। यही जो बताया हूँ उसी को लिखा गया है। वक्ता के रूप में यहाँ पर आर्थी व्यंजन क्या निकल रहा है कि सखी तुम, कोई कामुक होगा जो रति पीड़ा को दूर कर सकता है, उसको तुरंत भेजो। पति दूर है, वसंत का समय है, कामदेव कुपित है। ये वक्ता की दृष्टि से हो गया। अब नीचे देखते हैं तो बोधा के वैशिष्ट के उदाहरण को दिया गया है, लिखा है ना यहाँ पर, वक्तु बोधव्य। तो ये वक्ता हो गया, वे बोधव्य का नंबर आता है आर्थी व्यंजना के अंतर्गत। देखिए श्लोक लिखा गया है, कई बार पढ़ चुके हो, आप लोगों का याद भी होगा श्लोक। निःशेष च्युत चंदनम इष्टम तठम निर्मिष्ट राग अधरो नेत्रे दुर्मंजने पुलकिता तन्वी तनवा तनु मिथ्यावादनी दूती बांधव चनस्या ज्ञात पीड़ागमे वापि स्नामितो गतासिना पुन इस्तस्याधामस्यांतिकम। बोधव्य की विशेषता से यहाँ पर बताया जा रहा है। निःशेष च्युत चंदन मिति, निःशेष च्युत चंदनम, प्रसंग बता देते हैं इसका याद कराने के लिए। नायक को लाने के लिए कोई नायिका दूती को भेजे रहती है, तो दूती क्या करती है, नायक के साथ छल करके, नायक के साथ छल करके, उपभोग करके उसका, अर्थात कि रति क्रीड़ा करके आ जाती है। तो वहाँ पर दूती को जो नायिका है वह कहती है, हे सखी, क्या कहती है,
निःशेष च्युत चंदनम, जो चंदन है निःशेष च्युत, जो चंदन है वह निःशेष च्युत अर्थात कि क्या हो गया, स्तन तटम, जो स्तन तट पर तुम्हारा चंदन लगा हुआ है वह बिल्कुल च्युत हो गया है, मिट गया है। निर्मिष्ट रागधरो, जो अधर है वह भी मिट गया है, निःशेष हो गया है। नेत्रे दुर्मंजने, नेत्र में जो अंजन लगाया गया था, काजल लगाया गया था, वह दूर दूर तक फैला हुआ है। पुलकिता तन्वी तने वह तनु, पुलकित सी लग रहे हो, तन्वी सी लग रहे हो, तुम्हारा शरीर रोमांचित लग रहा है। मिथ्यावादिनी दूती, हे झूठ बोलने वाली दूती, बांधव जनस्य ज्ञत पीड़ागमे, अपनी सखी की, अपने बांधव की, अपनी प्रिया की पीड़ा को नहीं जानने वाली दूती। वापी स्नातो मितो गतासी, तुम वापी या तालाब स्नान करने के लिए गतासी गई थी, न पुनः इसया अधम आंतिकम, उस अधम के पास तुम नहीं गई थी, मेरे नायक के पास नहीं गई थी, उस अधम के पास नहीं गई थी। तुम कहाँ गई थी? तालाब या वापी स्नान करने के लिए गई थी। यह इसका अर्थ है। तो यहाँ पर क्या व्यंजना निकल रहा है, क्या अर्थ व्यंजना निकल रहा है कि तू उस अधम के पास ही गई थी, तू उस अधम के पास ही गई थी, ऐसा अर्थ लक्षित हो रहा है। रमण करने के लिए गई थी, ऐसा मतलब कि अर्थ क्या हो रहा है, इसमें अन्वित हो रहा है। अब अन्य सन्निधि वैशिष्ट यथा, अन्य सन्निधि के वैशिष्ट में यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। तो प्राकृत भाषा में है उसको छोड़ देना है, ये पुस्तक में दिया गया है उसको देखना है। लिखा है पश्य निश्चल निस्पंदा वासनी पत्रे राजते बलका निर्मल रजत भाजन परिस्थिता शंख सुक्ति रीव। पश्य निश्चल निस्पंद वासनी पत्रे राजते बलका निर्मल मरकट भाजन परिस्थिता शंख सुक्ति रीव। नायक नायिका को क्या करना था, प्रसंग में बता रहा हूँ श्लोक का। रमण करने के लिए शांत एकांत स्थान चाहिए था, तो रमण करने के लिए संकेत करने वाली नायिका की वीट के प्रति उक्ति है, पश्य निश्चल निस्पंदा, निश्चल बिना हिले डुले, वासनी पत्रे कमल के जो पत्ते हैं, राजते बल का वहाँ पर जो बगुला है, हाँ वह बैठा हुआ है, निर्मल मरकट भाजन परस्थिता, और जो कमल के पत्ते हैं वह बर्तन के समान, उसके ऊपर में जो जल पड़ा हुआ है वह मरकत मणि के समान प्रतीत हो रहा है। शंख सुक्ति, शंख के समान, सुक्ति के समान, मणि के समान। राजते बल का जो बगुला है वह बिना हिले डुले शाश्वत बैठा हुआ है, निश्चल बैठा हुआ है। मतलब उस स्थान पर निर्जनता का प्रतीति हो रहा है, मतलब वहाँ कोई व्यक्ति नहीं गया है। वहाँ कोई व्यक्ति जाता तो बगुला उड़ जाता, जल में हलचल रहता, कमल के पत्ते में जो जल का बूंद पड़ा हुआ है, जो शंख सुक्ति के समान दिख रहा है, वह विलोडित होकर के गिर जाता। ऐसा स्थिति वहाँ का नहीं रहता। तो संकेत स्थल, संकेत स्थल निर्जनता, कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं आया। यह बात कोई नायिका निकट स्थित कामुक को व्यंजना से सूचित कर रहा है कि तुम मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आए, मैं तो पहले से आ गई हूँ,
अगर तुम आए रहते तो बगुला उड़ी आए रहता, जल में हलचल रहता। जो कमल के पत्ते पर जो जल का बूंद बड़ा है, जो शंख सुक्ति के समान दिखाई दे रहा है, वह इस प्रकार से नहीं दिखता। अर्थात तुम मिलन के लिए बहुत देर से आए हो और इससे पहले तुम आए ही नहीं हो। इस उदाहरण में ही स्थान का निर्जनता रूप व्यंग अर्थ का प्रयोजन है, अन्य सन्निधि के रूप में। ठीक है, अन्य सन्निधि के रूप में उसी को लिखा है इसमें। अत्र बलकाया निस्पंदन विश्वस्ततेन सदेशस्य विद्वत्व अतः संकेत स्थान निमित्ति कयापि। उसी बात को लिखा है जो बताया गया उसको। भिन्न कंठ ध्वनि निर्धरे, जो भिन्न कंठ ध्वनि रहता है, भिन्न रहता है। काको रित्य भिद्यते, जिसको काको कहते हैं। इत्यो प्रक्राया काको भेतो अकारो ज्ञातव्य, अर्थात कि ऐसे लक्षणा से युक्त, काकू के द्वारा जो लक्षणा आता है उससे युक्त काकू, काकू भेद के कारण जो आता है लक्षणा, उसके विशेषता बताता है, अर्थात उसके बारे में बताया गया है। गुरु परतंत्रयावत दूरतरम देश मुपद्यतो गंतुम अली कुलको किललिते निसत्य सखी सुरभि समये असु। नायिका अपने सखी से कह रही है, हे सखी, क्या कह रही है? गुरु पंतंत्र दया, गुरुजन पिता की आज्ञा से दूरतरम देश मुद्यते गंतुम, मेरा जो नायक है, मेरा जो पति है, गुरु के आज्ञा से, पिताओं की आज्ञा से, अपने से बड़ों की आज्ञा से दूर देश चला गया है। गंतुम देश मुद्यतो, दूरतरम, बहुत दूर देश चला गया है। और अलिकुल को किललिते, कोयलों का मधुर किलोल सुनाई दे रहा है, भ्रमणों का आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ, अर्थात सुरभि समय वसो, जो सुरभि का समय है, बसंत ऋतु का समय है। हाँ, नहीं आएंगे, मेरा जो नायक है, पति है, वह यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ पर नायिका ने निश्चयति सखी, नहीं आएंगे ऐसा निषेध अभिप्राय से कहा है। निश्चयति सखी, नहीं आएंगे ऐसे निषेध अभिप्राय से कहा है। हाँ, न यस्यति, नहीं आएंगे ऐसा काकू, काकू स्वर से कहे, अर्थात कि अरे उसका जो पति है, नायक है, अपने मन से नहीं गए दूर देश। कैसे गए हैं? गुरु परतंत्र दया, पिता की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से गए हैं। मतलब अपनी इच्छा से तो नहीं गए, मतलब अभी सुरभि का समय है, बसंत का समय है, वो अवश्य आएंगे। यह है काकू भेद। यह क्या है? काकू ध्वनि या काकू भेद। मतलब सुरभि का समय आ गया है, बसंत का समय आ गया है, नायक नायिकाओं का मिलन का समय आ गया है, अर्थात मेरे पति अवश्य आएंगे। यह इसमें क्या निकल रहा है? आर्थी व्यंजना काकू के रूप में निकल रहा है। आर्थी व्यंजना काकू के रूप में निकल रहा है। चेष्टा वैशिष्ठ्यता यथा, जहाँ पर चेष्टा आदि वैशिष्ट होता है उसका उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। संकेत कालम न संवितम ज्ञात्वा विदग्धया हसंत्रा प्रीता कृतम लीला पद्यम निमीलितम। चतुर नायिका कोई रहती है, वीट को संकेत का ज्ञान, संकेत ज्ञान के इच्छुक समझकर, मिलने का संकेत ज्ञान का इच्छुक समझकर, विकसित नेत्रों से अभिप्राय सूचित कर लीला कमलों को संकुचित कर दिया गया। इस पद्य में संकोचन आदि चेष्टा, संज्ञा, संकेत, समय नायिका सूचित करती है। इस तरह वक्ता से अलग और मिले हुए उदाहरण को जानना चाहिए। देखिए, पहला लाइन में लिखा है संकेत कालम न संवितम ज्ञात्वा। नायक नायिका के द्वारा मिलन करने के लिए संकेत स्थान बनाया गया था। नायक उस संकेत स्थान पर नहीं पहुंच पाता, तो संकेत कालम न संवितम, जो वीट है, नायक है,
वह संकेत स्थान पर नहीं आता। ज्ञात्वा विदग्धवा, अपनी विदग्धता से नायिका जान जाती है तो क्या करती है, हसन त्रापिता कुतम, एकदम गुस्से से लाल होकर के, लीला पद्यम, जो लाल कमल का फूल रहता है, निमिलितम, उसको हाथ में मसल देती है, हाथ में उसको गुस्से से मसल देती है। क्यों मसलती है, अत्र संध्या संकेत काल, संध्या के समय मिलने का संकेत काल रहता है, लेकिन विठ नायक है वह नहीं आता। हाँ, इसलिए वह क्या करती है, गुस्से से जो निमीलना चेष्टा दि गया, मसलने का जो चेष्टा इत्यादि किया गया है वह क्या है, मतलब कि चेष्टा वैशिष्ट का उदाहरण, मतलब कि तुम इस स्थान पर मिलने के लिए नहीं आए, इस कारण वह क्या करती है, इस प्रकार से करती है। इस तरह वक्ता आदि का अलग अलग और मिले हुए उदाहरण को जानना चाहिए। अब त्रैविद्यादिमय अर्थानाम प्रत्येकम त्रिविधा मता, त्रय तीन अर्थ बताया गया है, इसलिए आर्थी व्यंजना भी 3 प्रकार का होता है। प्रत्येकम त्रिविधा मतम, आर्थी व्यंजना भी 3 प्रकार का होता है। अर्थों के 3 भेद होने के कारण यह जो आर्थी व्यंजना बताया जा रहा है वह भी 3 प्रकार का होता है। अर्थानाम वाच्य लक्ष्य व्यंग यत्वेन त्रिरूपतया, वाच्य लक्ष्य व्यंग अर्थों का 3 रूप होता है, 3 प्रकार रहता है। हाँ, अत्यंतरोक्त व्यंजना त्रिविधम, इस प्रकार से यह व्यंजना भी है वह 3 प्रकार का होता है, वह भी 3 प्रकार का होता है। तत्र वाच्यार्थ व्यंजना, वाच्य के रूप में क्या है व्यंजना, कालो मधु का जो उदाहरण बताया गया अभी वह वाच्य के रूप में व्यंजना हो गया। लक्ष्यार्थ यथा निश्चेषच्युत चंदनम, निश्चेषच्युत चंदनम नामक जो श्लोक बताया गया वह लक्ष्यार्थ का उदाहरण हो गया। व्यंग्यार्थस्य यथा, अभी जो उदाहरण बताया गया संकेत काल नसम, वह किसका नहीं, हाँ गुरु, और मतलब कि जो पाली में है ना और चल करके लिखा गया है वह क्या हो गया आपका व्यंजना का 3 रूप में होता है, मतलब कि वह 3 प्रकार का होता है, 3 रूप में होता है, मतलब 3 प्रकार का होता है। उसके बाद 18 नंबर का श्लोक आता है। 18 नंबर का श्लोक देखिए, शब्द बुद्धियो वनक्त्यर्थ शब्दो अर्था अंतराश्रय एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता। शब्द बुद्धियो, शब्द हो गया मतलब शब्दों अर्थ अनंतर आश्रय, शब्द के ऊपर अर्थ आश्रित रहता है, अर्थ के ऊपर शब्द आश्रित रहता है। एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता, मतलब कि सहकारिता का भाव होता है, मतलब अर्थ शब्द से बोध्य होकर व्यंजक होता है। व्यंजना कैसे में आता है, अर्थ शब्द से बोध्य होकर व्यंजक तो होता है। हाँ, शब्दों बोध्यो वनक्त्यर्थ, जो अर्थ होता है वह शब्द से बोध्य होकर व्यंजक को प्राप्त करता है। शब्दों अर्थांतराश्रया, अब उसको विपरीत ले लेते हैं, उसी प्रकार से हाँ शब्द भी दूसरे अर्थ का आश्रय लेकर के व्यंजक तो होता है। दोनों में क्या है, आधार आधेय भाव संबंध है। जब तक जहाँ शब्द व अर्थ व्यंजक होता है वहाँ दूसरा यथाक्रम अर्थ व शब्द सहकारिता होता है। बिल्कुल सही है। हाँ, क्यों सही है, देखिए, यथा शब्दों व्यंजकत्व अर्थांतरपेक्षते अर्थोपि शब्द, मतलब कि क्योंकि शब्द व्यंजक होने पर अर्थ की अपेक्षा करता है। शब्द व्यंजक होता है तो अर्थ का अपेक्षा करता है, बिना अर्थ के व्यंजकत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। उसी तरह जब अर्थ भी व्यंजक होता है तो किसका अपेक्षा रखता है, अर्थ का। दोनों एक दूसरे का उपादान कारण रहता है। इस कारण से एक की व्यंजना में दूसरे की सहकारिता को अवश्य मानना चाहिए। सहकारिता अवश्य अंगीकर्तव्य, शब्द और अर्थ दोनों का एक दूसरे के साथ सहकारिता रहता है, इसको मान करके चलना चाहिए, ऐसा बताया गया है। आगे देखते हैं, 19 नंबर का श्लोक आता है। अमिधा आदि त्रयोपाधि वैशिष्ट्या त्रिविधो मत शब्दों अपि वाचक इस्तस्य लक्ष्यतो व्यंजक स्थिता। अमिधा आदि
अमिधा आदि त्रयोपाधि, अमिधा आदि 3 उपाधि पीछे में बताया जा चुका है। अमिधा लक्षणा व्यंजना त्रय उपाधि मतलब, हाँ विशिष्ट त्रय मतलब, और शब्दों अपि वाचक स्तथ लक्षको व्यंजना तथा, उसी प्रकार से शब्द भी वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 प्रकार का माना जाता है। जो शब्द रहता है वह भी 3 प्रकार का रहता है। शब्द भी क्या रहता है? वाचक, इष्ट, लक्षको, व्यंजक तथा। शब्दों अपि, जो शब्द है वह वाचक भी होता है, लक्षक भी होता है और व्यंजक भी होता है। अमिधा का व्यापार है वह वाचक है, लक्षणा का व्यापार लक्षक है और व्यंजना का जो व्यापार रहता है वह व्यंजक कहलाता है। किच्च किसी के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? 20वां नंबर का कारिका देखिए। तात्पर्याख्या व्यक्तिमाहु पदार्था अन्वय बोधने तात्पर्यार्थ तदर्थ च वाक्यम तद्बोधकम परे। किच्च किसी आचार्य के द्वारा कहा गया है, मतलब कि अभिहिता अन्वयवादी के द्वारा कहा गया है। काव्य प्रकाश में बताया जा चुका है, पढ़ चुके हो। पदार्थों का परस्पर अन्वय का बोध कराने के लिए, पदार्था अन्वया बोधने लिखा है ना। तात्पर्याख्या व्यक्तिमाहु पदार्था अन्वया बोधने, दूसरे चरण में 20वां नंबर के श्लोक की। तात्पर्य नामक व्यक्ति को मानते हैं तात्पर्याख्या व्यक्तिमाहु। तात्पर्याख्या व्यक्तिमाहु तात्पर्य नामक व्यक्ति को मानते हैं। कब मानते हैं? पदार्था अन्वय बोधने, पदार्थ के अन्वय का बोध कराने के लिए तात्पर्य नामक विधि को मानते हैं। तात्पर्यार्थ, तात्पर्य को, तदर्थ च वाक्यम तद्बोधकम, अर्थात तात्पर्य को व्यक्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं, वाक्य को तात्पर्य अर्थ का बोध मानते हैं। वाक्यम तद्बोधकम परि, ठीक है। अमिधा व्यक्ति के एक एक पदार्थ का बोध, अमिधा व्यक्ति के एक एक पदार्थ का बोध कर निविक्त होने पर वाक्यार्थ स्वरूप पदार्थ अन्वय का बोध कराने में तात्पर्य नामक व्यक्ति है। उस व्यक्ति का अर्थ तात्पर्य अर्थ बताया गया है। उस व्यक्ति का अर्थ तात्पर्य अर्थ बताया गया है। यह अभिहिता अन्वयवादियों का मत है, सिद्धांत है। अभिहिता अन्वयवादी भाट मीमांसक है। उनका मत अलंकार शास्त्र में स्वीकृत है, ऐसा बताया गया है। उसी को लिखा है। इसी प्रकार से आप लोगों का द्वितीय परिच्छेद काव्य स्वरूप निरूपणों नाम का द्वितीय जो परिच्छेद है वह समाप्त हो जाता है, जो पाठ्यक्रम में है वह, ठीक है। समझ नहीं आएगा उसको पूछना है, जल्दी जल्दी बताया गया है, ये आपका समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। इतने में बंद किया जाता है इसको।